हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेसिफिकली यही मेंशन है एसएससी जेईई के सिलेबस में। तो अब तक जितनी मेहनत हुई थी वो इसी के लिए हुई थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। इसमें लिखा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय जूल। ठीक है, किसने दिया था? जूल ने दिया था। बस ये जानकारी के लिए ज़रूरी है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग द साइकिल। तो पहली कंडीशन ये है क्लोज सिस्टम, दूसरी है आपकी साइकिल, तीसरी इसमें लिखा हुआ है आगे नेट हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफ़र। मतलब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नेट वर्ड। ठीक है, तो हीट और वर्क ट्रांसफ़र का दोनों का नेट पार्ट जो होगा, ठीक है ना, वो आपका इन दोनों के रिलेशंस जो होंगी वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। मतलब आपकी साइकिल कैसी भी हो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आप फर्स्ट लॉ लगा सकते हो। कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो आप इसको तीन नाम से जान सकते हो, या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह दो इसको, ठीक है, या फिर आप इसको जूल्स लॉ कह सकते हो, या फिर आप इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, कहता क्या है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में जो साइकिल के थ्रू जा रहा है या जिसमें साइकिलिंग प्रोसेस हो रही है, उसका नेट हीट ट्रांसफ़र नेटवर्क ट्रांसफ़र एक ही होगा। ठीक है, बराबर होगा। अब इसमें आगे हम देखें मैथमेटिकली कैसे होता है। मैथमेटिकली इसको लिखा जा सकता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। ठीक है ना, देखो ये साइक्लिक इंटीग्रल बहुत बड़ी बात होती है। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो ये कहता है जितनी भी वैल्यूज़ है सबको ऐड करो। ठीक है, साइकिल के दौरान मान के चलो आपके पास ये इस तरीके से साइकिल है 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से ये साइकिल है आपके पास। तो वो क्या कहना चाह रहा है इसमें कि 1 से 2 प्रोसेस में जाने वाली हीट प्लस 2 से 3 प्रोसेस में आने जाने वाली हीट, 3 से 4 प्रोसेस में आने जाने वाली हीट और 4 से 1 प्रोसेस में आने जाने वाली हीट, इन सबको आप एल्जेब्रिक सम करोगे। ठीक है, साइन के साथ रखोगे और उनको कैलकुलेट करोगे। वो किसके बराबर आना चाहिए? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। मतलब इन सभी इंडिविजुअल प्रोसेसेस से होने वाले वर्क इंट्रैक्शन के सम के बराबर होना चाहिए, और सम कैसा हो? एल्जेब्रिक सम हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक इंटीग्रल की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, कि डेल क्यू और डेल डब्ल्यू, देखो दोनों पाथ फंक्शन है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए डेल से दिखाया है। ठीक है, वैलिड किसके लिए? ये क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका, ये देख लें। ये कंक्लूजन ये है कि वैलिड होगा ये क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसमें क्या है कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये, देख लेना आप इसको अच्छे से देखो। जो सेकंड नंबर का कंक्लूजन है आपका ये, इफ डेल क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव दिस इम्प्लाइज नेट वर्क आउटपुट इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका डेल साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू जो आता है वो ग्रेटर देन 0 आता है, तो आप क्या कहोगे कि उस साइकिल के द्वारा होने वाला जो वर्क होगा वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव वर्क होता है उसे कहते हैं वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। ठीक है, कि मतलब वर्क मिल रहा है हमें वहाँ से। ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे कि अगर हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है तो डेल क्यू का साइक्लिक इंटीग्रल हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? वाइस वर्सा लिखा है ना, इसलिए। मतलब उल्टी बात भी सच हो सकती है कि नेट वर्क आउटपुट हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा जो नेट हीट इंट्रैक्शन होगा साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू वो पॉजिटिव होगा। तीसरा कंक्लूजन बिल्कुल इसी तरीके से है सॉरी, डेल क्यू का साइक्लिक इंटीग्रल अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा? नेटवर्क आउटपुट जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव होने का क्या मतलब है? वर्क कंज्यूमिंग साइकिल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स टू रिमेंबर में, इसको आपको याद रखना है। इफ़ नेट, देखो नेट लिखा हुआ है हर जगह। इफ़ नेट वर्क आउटपुट कैसा है? अगर आपका पॉजिटिव वर्क आउटपुट है तो उसको क्या कहेंगे? वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। ठीक है, और अगर नेट वर्क आउटपुट आपका नेगेटिव है तो उसको क्या कहेंगे? साइकिल इज़ वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होगी वो, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल। ठीक है, तो यही आपसे मैंने बोला था कि इन कंक्लूजन्स में अगर डेल क्यू का साइक्लिक इंटीग्रल पॉजिटिव तो नेटवर्क पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? आपका वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। और इसी तरीके से अगर वो डेल क्यू का साइक्लिक इंटीग्रल नेगेटिव तो आपका नेटवर्क आउटपुट नेगेटिव, और अगर नेटवर्क आउटपुट नेगेटिव है तो आपका साइकिल क्या होगी? वर्क कंज्यूमिंग। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं किस किस तरीके से कौन कौन सी हमारी साइकिल के एग्जाम्पल्स होंगे। देखो यहाँ पे हीट इंजन लिखा है। हीट इंजन इज अ मशीन क्या होती है? विच वर्क्स इन अ थर्मोडायनामिक साइकिल एंड नेट वर्क आउटपुट इज पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि हीट इंजन, ठीक है, हमारा साइकिल में तो वर्क करता है,
एंड, ठीक है, वो क्या होता है, नेटवर्क जो होता है उसका, नेटवर्क होता है उसका, वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई आपको। अब वो कैसा है, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा हीट पंप। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, कोई भी हो, या तो हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर, देखो दो अलग अलग मशीन है ये, मगर क्या होती है, इज अ मशीन ऑपरेटिंग इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड द नेटवर्क आउटपुट इज नेगेटिव। अब क्या बात आई कि हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर हो, इनमें से कोई सा भी हो, ये दो ऐसी मशीन्स हैं जो किसमें, साइकिल में ऑपरेट करती हैं, और इनका क्या होता है, डब्ल्यू नेट जो होता है वो होता है इनका नेगेटिव। ठीक है, तो ये वो इन पॉइंट्स में ये बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसी साइकिल में लगाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू कैसे निकालेंगे, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द हीट इंटरेक्शन, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू सेकेंड पॉइंट में है, ये किसके बराबर होगा, ये किस तरीके से निकालेंगे, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वर्क इंटरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारी हीट है, Q1 से 2 +50, ठीक है, Q2 से 1 वो है -50, ठीक है, इस तरीके से 2 से 3 ले लेते हैं, 3 से 4 ये हो जाएगा हमारा -60, ठीक है, और Q4 से 1 ये हो जाएगा +60। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू का क्या मतलब है, वो होगा +50 -50 -60 और +60, इन सबको आप ऐड ऑन करोगे तो ये आएगा 0। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इसी तरीके से आपको साइन के साथ में ये वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने केवल इनके मैग्नीट्यूड जोड़ दिए, तो ये कहने का मतलब है उसका। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग वर्क के साथ करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी प्रोसेस पर आप हीट इंटरेक्शन ले रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इस बात को आपको एनालाइज करके लिखना है। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या क्या डिडक्ट कर पाए या कर सकेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट है हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन होता है, देखो मैंने बताया था हीट और वर्क दो चीज़ ऐसी होती हैं जो आपकी पाथ फंक्शन होती हैं। ठीक है, इसलिए ये जो डिपेंड करता है ये आपका पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरीके से वो हमारा प्रोसेस होके आया है, इस बात पे डिपेंड करेगी हीट। और साथ में क्या है, क्योंकि ये देखो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है ना, ये हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए हम इसको डेल क्यू लिखते हैं। ठीक है, डी क्यू नहीं लिखते, तो इनएग्जैक्ट है, इस वजह से डेल क्यू लिखा जा रहा है। साथ में हीट ट्रांसफ़र जो है हमारा, हीट ट्रांसफ़र हमारा कैसा है, एक बाउंड्री फिनोमेना है, साथ में ट्रांजिएंट फ्लो, मतलब बाउंड्री का इंटरेक्शन, बाउंड्री से ही आना जाना होगा, ऐसा नहीं है कि ये कैसे भी आ जाए कैसे भी चला जाए, बाउंड्री से इंटरेक्शन होगा। और साथ में ये टाइम के साथ में चेंज हो सकता है, टाइम इसमें लगेगा हीट इंटरेक्शन में, ये कहने का मतलब है, टाइम डिपेंडेंट भी है ये। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो ये तीसरा पॉइंट आता है इसमें, ये वाला, इसमें ये बोला है कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू फॉर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कम्स आउट टू बी सेम। इसका मतलब क्या है, देखो हमने कुछ किया था इस तरीके से, डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, अलग अलग साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखा इस तरीके से। ठीक है, तो हमने देखा 1 से 2 A, B और C तीनों पाथ से हमने देखा था कि एक ये क्वांटिटी है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू तीनों पाथ की, जो A में और B में और C में तीनों में बराबर आ रही है। ठीक है, और वो भी कैसा, इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी हुई डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, जब ये सेम आ रही है तो ये किसी प्रॉपर्टी को, किसी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी को डिनोट करती है। ठीक है, ये एक रूल है, आप ये समझ लो। तो इसी रूल को यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो क्वांटिटी है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये आपका DE होगा, मतलब चेंज इन एनर्जी। ठीक है, चेंज इन एनर्जी, और ये चेंज इन एनर्जी से ही फर्स्ट लॉ यहीं से ही माना जाता है कि फर्स्ट लॉ एनर्जी का ही गिवर है, मतलब फर्स्ट लॉ से ही एनर्जी हमें मिली है। तो जीरोथ लॉ से टेम्परेचर मिला था, फर्स्ट लॉ से एनर्जी। अब इसको देखो, इसकी बहुत फेमस फॉर्म आती है ये, डेल क्यू इज इक्वल टू DE प्लस डेल डब्ल्यू। वैलिड किसके लिए है, इसको देख लेते हैं, साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक मगर क्लोज सिस्टम। तो ये कहीं भी वैलिड हो सकती है मगर क्लोज सिस्टम में। अब देखो चौथा पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या है, देखो DE आपका 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी इंट्रैक्शन नहीं होता, और जब DE 0 चेंज 0 तो हमारा एनर्जी कैसी होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ से ये बात सही है। दूसरा क्या है यहाँ पे, PMM1 आपकी पॉसिबल नहीं है। PMM1 क्या कहती है, PMM1 कहती है एनर्जी 0 दी